गजा के बाद पॉसिबली सीरिया का वो इलाका जो इसराइल के साथ मिलता है, जोलान का इलाका, वो टारगेट बनने वाला है और अमेरिका उसके लिए कुछ नहीं करेगा। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के साथ बहुत गलत सलूक हो रहा है, उन्हें कीड़े ने काट लिया था, एक हफ्ता बीमार रहेंगे वो कैद तन्हाई में। और फिर कहते हैं कि कैद तन्हाई में खान साहब भी, और बुशरा बीबी से फैमिली मिल रही है, खान साहब से वकील और फैमिली मिल रहा है, और फिर ये कैद तन्हाई इस तरह की नहीं होती है मेरा ख्याल है। प्रोग्राम में मुल्की सियासत की बात करते हैं अब। तो 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में 11 और पंजाब में 1 नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। तो इससे पहले हम देख रहे हैं कि हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, राब्ते भी किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नई पार्टी पोजीशन जारी की है, जिसके मुताबिक JUI फे की 2 और पीपल्स पार्टी की 1 नशिस्त खत्म हो गई है। नून लीग को मजीद 1 खातून की नशिस्त मिल गई है, जबकि ANP और PTI के दरमियान 1 नशिस्त पर टॉस होगा। KP में ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन के मुताबिक JUI और नून लीग की KP असम्बली में नशिस्तों की तादाद 16 हो गई है। पीपल्स पार्टी के मेंबरान की कुल तादाद 9 हो चुकी है। ANP और PTI मेंबरान की तादाद 2 है, ताहम टॉस के बाद ANP या PTI की तादाद जो है वो 3 हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सफाया हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के तमाम अरकान 91 को आज़ाद करार दे दिया है, जिसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। KP में हुकूमत बनाने के लिए 73 अरकान की ज़रूरत है, ताहम अपोजिशन अरकान की तादाद तकरीबन 53 तक पहुंचने का इम्कान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि जिस दिन भी अपोजिशन का एक नंबर ज़्यादा होगा, KP में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के रवैये को इम्तियाजी करार देते हुए चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि PTI के खिलाफ केसेस पर एक्शन लें, बानी PTI तक रसाई दी जाए और उनके साथ नारवा सलूक को बंद किया जाए। जिस पर वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं और वो शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके कीमती वक्त का। सर का ये इल्ज़ाम है कि जेल में बानी PTI के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, मगर हुकूमत का दावा है कि बानी PTI शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। आपको किसका मौक़िफ़ दुरुस्त लग रहा है और क्यों? देखिए, पहले भी ये बात हुई थी और बात गई थी कोर्ट तक। कोर्ट ने अपना बैलेंस भेजा था, अपना कमीशन भेजा था जेल में कि वो जाके चेक करे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह की आहिशात या तशद्दुद उन पे हो रहा है और किस क्या कैफियत में है। तब आके कमीशन ने बताया था कोर्ट को कि बहुत ठीक ठाक सूरत हाल है, जेल मैनुअल के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही उनको हासिल हैं सहूलतें। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के साथ बहुत गलत सलूक हो रहा है, उन्हें कीड़े ने काट लिया था, एक हफ्ता बीमार रहेंगे वो कैद तन्हाई में। और फिर कहते हैं कि कैद तन्हाई में खान साहब भी, और बुशरा बीबी से फैमिली मिल रही है, खान साहब से वकील और फैमिली मिल रहा है, और फिर ये कैद तन्हाई इस तरह की नहीं होती है मेरा ख्याल है। कैद तन्हाई जो है वो बुनियादी तौर पर एक आइसोलेशन वार्ड होता है जी, जिसमें कोई नहीं जाता, कोई बात नहीं करता, और बाज़ जेलों में तो खाना भी नीचे से ही दे दिया जाता है। तो कुछ बढ़ा के पेश करते हैं, कुछ होगा यकीन तौर पर। जब आप जेल में हैं तो जेल में तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो घर में मिलता है। यहाँ जो बता रहा है जेलर वो कुछ और है, ये जो बता रहे हैं कि वो नासिर साहब एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि मतलब बताया जाता है कि मेरे अखबारात बंद हैं, टीवी बंद है, किताबें मुझ तक नहीं पहुंचने दी जा रही, कोई मुलाकाती अगर आ भी जाता है खुशकिस्मती से तो 15 मिनट से ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन अंदर किस तरह पहुंच रही होती है? जिस तरह जो लाहौर में मिर्ज़ा अफरीदी साहब के घर पर फंक्शन हुआ, उसको उन्होंने बड़ा कामयाब इज्तिमा करार दिया और दीगर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच रही होती है, तो फिर ये सोर्स क्या है, ये किस तरह से उन्हें रसाई हासिल है? देखें, बात सुने, खान साहब का जब दिल चाहता है उनके आर्टिकल अखबारों में छप जाते हैं
बैरूनी अखबारों में। खान साहब का जब दिल चाहता है, देखिए जेलर कह रहे हैं कि 412 ट्वीट किए उन्होंने। अब ये तो हद हो गई ना। अगर ये सच है तो, अगर ये सच झूठ है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कॉलम लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी की खुराक खा रहे हैं। एक मशक्क़त ही होता है, उनको बावर्ची दिया गया है, बावर्ची दिया गया है उनको। अगर ये झूठ है तो फिर इसकी इंक्वायरी अदालत कर सकती है। किसी ने कहा कि सहाफ़ियों को जाना चाहिए अंदर, मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ। सहाफ़ियों को कोई इख्तियार नहीं है कि वो जेल जाके चेक करें, ये अदालती काम है। अदालत को चाहिए, जिसके पास केस है, सही, कि वो ये फैसला करे कि उसके लोग, कुछ वकील जो गैर वाबिस्ता हों और कुछ सहाफ़ी अगर जाना चाहें तो उन पर मुश्तमिल एक वफ्द अंदर भेजा जाए तो जाके चेक कर ले, अगर इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नासिर साहब, एक और पहलू है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली का जो रेफरेंस भी इलेक्शन में ज़ेरे समात है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उमर अयूब की नाअहली भी साबित हो सकती है? उमर अयूब के साथ बड़े मसाइल हैं, बेचारे के साथ गलत बयान देते हैं वो बार बार। उनका एक बयान जो है जंग से एक रोज पहले वो इंतहाई खौफनाक था कि हमारी तोपों में गोले नहीं हैं, हमने सब बेच दिए हैं, हमारे जहाज़ों में पेट्रोल नहीं है। और अगले रोज हमने साबित किया कि हमारे पास गोले भी थे और पेट्रोल भी था। तो उनकी डिग्री के बारे में बात है, ये बात नॉमिनेशन पेपर के ज़माने की है। उस वक्त चैलेंज नहीं किया गया, अब चैलेंज किया गया। तो ये आफ्टर थॉट क्या है, ये क्यों सोचा गया है? और उमर अयूब की अब पेशी भी नहीं हो रही हैं कोर्ट में, और जब पेशी नहीं हुई है तो उनकी जो जमानतें थी, जमानत कब्ल गिरफ्तारियाँ, वो सब मनसूख हो गई हैं। तो वो क्राइसिस में है। लेकिन मैं एक बात करूँगा जो अभी की गई कि फिर लाहौर कैसे पहुँच गए वज़ीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा के, और इतने बड़े फार्म हाउस पर रज्जगा हुआ, खाना हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपस में फसाद हो गया, झगड़ा हो गया आलिया हमजा से। तो मैं समझता ये हूँ कि अंदर खाना कुछ हो रहा है। आपने शुरू किया था सेनेट के इंतखाबात से जी, तो दरअसल लाहौर का उनका आना एक रियायत थी जिसका उन्होंने जवाब दिया है को शायद अपोजिशन और हुकूमत के तमाम सेनेटर केपी में बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं। ये भी एक बात आई है कि 6 सेनेटर्स मिल जाएं केपी गवर्नमेंट को और 5 मिल जाएं अपोजिशन को, जो पोजीशन है। तो ये सूरत हाल है। कल रात भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग होनी है। अब बाकी अंदरूनी खाना पीटीआई में क्या हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है। देखिए आप, जो कुछ सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा के बारे में कहा है जी, वो मैं बतौर इंसान, बतौर सहाफ़ी, बतौर कलमकार, बतौर इंसान मैं उसको बहुत घटिया समझता हूँ। मैं उसको समझता हूँ कि वो ब्लोदी बेट अटैक किए उन्होंने, और कभी वो ये नहीं कह रहे थे कि मुझसे उनसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। उनका इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा इंसानी जबलत का एक हिस्सा है, वो जाहिर कभी कभी हो जाता है। मुझे धक्के दिए जा रहे थे, मुझे गद्दार कहा जा रहा था, तो गद्दार और धक्के देने पर आलिया हमजा कहाँ से आ गई? एनीवे, और यही सब कुछ वकास शेख ने किया था जी, तो इसको भी नजर में रखें। और दूसरी बात यह कि जो कंप्रोमाइज होने जा रहा है केपी में सेनेट के इंतखाबात में, उसको भी देखें गौर से कि क्या हो रहा है। बिल्कुल नासिर साहब, इसको देखने की जरूरत है। ये जो आपने दोनों रहनुमाओं की बात की, वकास अकरम साहब की और सलमान अकरम राजा साहब की, इन दोनों के बयानात बड़े अफसोसनाक थे। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने तो सहाफ़ियों के बारे में भी जो है वो लबकुशाई की, तो क्या ही बात उन्होंने की है जिसका कोई जवाब भी नहीं है, कोई दलील ही नहीं उनकी बनती जो उन्होंने बात की है। सर, ये इन्हें किस तरह से हक मिल गया कि ये जो पैराशूटर्स पार्टी के अंदर आ गए, जिन्होंने ना सर्दो गर्म देखा, और दूसरी जानिब आलिया हमजा जो कि जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, मसाइब देखे उन्होंने और फेस किया, आप जनाब उन पर ही तनकीद करना शुरू कर दें, आप उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दें और आप उन्हें कॉर्नर करना शुरू कर दें। ये किस किस्म की पार्टी में जमहूरियत है? ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होनी चाहिए। देखें, आलिया हमजा या शानदा गुलजार या असद कैसर या और दूसरे लोग, ये
पार्टी के बानियों में से, पार्टी के बुरे हालात में उनके साथ रहे, बहुत बुरा वक्त देखा है इन्होंने, बहुत बुरा वक्त देखा है। लेकिन ये सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर और ये लोग जो वकला जी कहते हैं ना, वकील राजाओं का जो दो ग्रुप है, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा यार। इन्होंने तो एक दिन की जेल भी नहीं देखी। इनको तो अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसी वक्त चंद घंटों बाद बेग साहब हमने लेकिन इनको देखा है कि जब वो तहरीक का कहा गया तो ये फिर गाड़ी में आए और वहीं से बयान रिकॉर्ड करा के हाथ हिला के वापस चले गए। ये तो देखा ना हमने। बिल्कुल ये देखा हमने। ये भी देखा एक जुलसे में आए नहीं सिरे से, तो कहा मैं तंजीमी काम कर रहा था। तो ये सब कुछ हमारे सामने है। और उसके बाद ये बयानात, शेख वक्कास अकरम कौन सा बानी रुकन है पीटीआई के, ये भी 6 पार्टियों से होकर आए। तो ये पाकिस्तानी बदलने का रिकॉर्ड एक बहुत बुरी मिसाल है जी। और खासतौर से पीटीआई के लिए, जिस पर ये ऑलरेडी धब्बा है कि वो लेडीज के बारे में, खवातीन के बारे में ज्यादा हसास नहीं है, जो चाहे कह देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजीद आपसे बात करते हैं। अगर आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें तो इसराइल ने गज़ा के बाद शाम पर बम्बों की बारिश कर दी है और निशाना बनाया गया एक स्पेसिफिक आबादी को। सैकड़ों अफराद शहीद हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये एक अजीब व गरीब खेल। लेकिन इस वक्त सीरिया पर जो हुकूमत है वो अमेरिका नवाज है। अमेरिका ने उसको तस्लीम किया हुआ है। अमेरिका ने उसके ऊपर से पाबंदियाँ हटा ली हैं। और एक तरफ इसराइल है जो अमेरिका का, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि अमेरिका ने गोद नहीं लिया है इसराइल को, इसराइल ने गोद लिया है अमेरिका को। कल दिन भर मार्क रूबियो परेशान रहे सीरिया और इसराइल की लड़ाई के बारे में, बदनामी की कोशिश करते रहे, कहने के गलतफहमी हो गई है। और इन द एंड क्या हुआ कि दफ्तर खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि जंग बंद होनी चाहिए और फॉरेन मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं और हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि इसराइल नहीं चाहता कि उसकी सरहद के करीब जो इलाका है वो शाम के कंट्रोल में आए और वहाँ जो द्रूस कबाइल हैं वो कुचले जाएं या वो मारे जाएं या वो शामी हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएं। वो चाहता है, इसलिए उसने कल वहाँ भी बॉम्बिंग की सदस्या के इलाके में, और कल उन्होंने डमास्कस से बॉम्बिंग की। और ये अमेरिका के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत। लेकिन मुझे यकीन है कि अमेरिका को शर्मिंदगी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी, क्योंकि कल कह दिया टेमी ब्रूस ने कि हम खड़े हैं इसराइल के साथ। तो उनका जो बुनियादी हलीफ है, जो बुनियादी ग्रुप है, वो इसराइल के साथ है, वो सीरिया के साथ नहीं है। सीरिया के अल-शरा ने फिर एक सवाल तो यहाँ पर ये बनता है ना कि अगर इसराइल ने अमेरिका को ही गोद दे लिया है, उलट हो गया मामला, तो फिर रोकने वाला कौन है इसराइल को? इसराइल को देखे ना, कल सवाल किया है जी ईरानी वजीर खारजा ने कि डमास्कस पे तो अटैक हो गया, अब किसकी बारी है? देखें गारंटर कौन थे? सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ये गारंटर थे इस पूरी बगावत के बाद, बगावत की कामयाबी के। हाफिज उल असद और के बेटे के फरार के बाद उन्होंने बड़े जुल्म किए यकीनी तौर पर। शाम के साथ जो जुल्म असद फैमिली ने किए हैं वो भी बहुत खतरनाक है। लेकिन ये कि उसके बाद गारंटर कहाँ गए जिन्होंने कहा था कि जी अमन रहेगा, अमन कायम रहेगा, शाम तरक्की करेगा, शाम की एक फौज होगी, शाम की एयरफोर्स होगी? कहाँ हैं लोग? सिर्फ अरब इमारात ने वही है जो गजा के साथ हो रहा है, क्या मजम्मत करते हैं, उन्होंने मजम्मत कर दी, खत्म हो गई बात। तो मेरा ख्याल ये है कि गजा के बाद पॉसिबली सीरिया का वो इलाका जो इसराइल के साथ मिलता है, जोलान का इलाका, वो टारगेट बनने वाला है और अमेरिका उसके लिए कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये इलाका जो है ये निशाना है। और यकीनन जो गारंटर्स हैं जिन्होंने बीच में पढ़ के मुसालियत करवाई थी, गारंटियां दी थी, जमानतें दी थी, उन्हें भी अपनी अथॉरिटी जो है वो मनवानी चाहिए अगर कुछ उनके पास है, क्योंकि उनके गारंटर बनने पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं जो कि उनके अपने लिए भी ठीक नहीं है।